हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स आईसीएसई रिसेंटली जो हमारा एग्जाम हुआ था उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। बाकी ये जो वीडियो होगा बच्चों वो आपके अपकमिंग एग्जाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और भी जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है क्लास 9 एंड क्लास 10 उससे भी रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट वीडियो रहने वाला है बच्चों। तो पहला देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में रिसेंटली इस तरह का क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा बोल दे रहा आपसे कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज मेड इन 1 सेकेंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था बच्चों कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज मेड इन 1 सेकेंड। तो आपको पता है कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है, इट इज गोइंग टू टेल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज मेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, और आपको पता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, तो ये आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4। देखिए एंड इट्स टाइम पीरियड इज गोइंग टू बिकम व्हाट। देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखिएगा बच्चों तो यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, वो टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई T। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं बाई हाउ मच 1/4। जब लेंथ को हम लोग डिक्रीज करेंगे दैट इज L डैश आपका हो जाएगा कितना 1/4 L। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा T डैश जो आपका निकलने वाला वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2 पाई ओके रूट अंडर L डैश की जगह हम लोग लिखेंगे दैट इज L/4 ओके एंड डिवाइडेड बाई G। अगेन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज 2 पाई एंड इंटू L/4 हो जाएगा इंटू G। ये जो आपको यहाँ पे 4 दिया हो बच्चों, उस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। ये बाहर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे ना बच्चों, तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 1/2 इंटू 2 पाई रूट अंडर L बाई G। अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या रिलेशन था, 2 पाई रूट अंडर L बाई G। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों, सिंपल सा लिख देंगे दैट इज 1/2 इंटू T। तो वी गोट अ रिलेशन हियर दैट इज T डैश इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे बोल सकते हैं T डैश इज इक्वल टू T/2। तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गोइंग टू मेड बाय 1/4, तो इसके वजह से द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बिकम व्हाट। तो यहाँ T डैश हो जाएगा इट इज हाफ ऑफ द इनिशियल टाइम पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बच्चों इट इज हाफ हो जाएगा। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन आया था बच्चों। यहाँ बोल रहा है कि विच इज द स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो आपको पता है कि बच्चों फोर्स हमारा हो गया, एक्सेलरेशन हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी या टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ अलोंग द वाई एक्सिस और टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो इसमें बताना कि व्हाट इज द स्लोप। मान लेते हैं क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। तो आपको बताना है कि ये जो स्लोप आपका इंक्लिनेशन हो गया, मान लो थीटा मान लेते हैं इंक्लाइंड। ओके, तो थीटा अगर इंक्लाइंड थीटा दिया हुआ तो हम लोग यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। सो दिस वाज द इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कितना होगा आंसर बच्चों इसका, दैट इज ए वेलोसिटी विल बी द आंसर। अगर स्लोप निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो आपका आंसर जो होगा बच्चों वो वेलोसिटी होगा। ओके, ना अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि बॉडी को स्टार्ट क्या दिया जा रहा है, फ्रॉम रेस्ट। तो आपको पता है कि बॉडी को अगर स्टार्ट करेंगे रेस्ट से तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे आपका इनिशियल कंडीशन क्या होगा, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। नाउ द इक्वेशन ऑफ द मोशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, देखिए पहला बोल रहा है कि विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट है। आपको पता होना कि ये तो आपका इनकरेक्ट है, क्या कि यहाँ पे जहां पे u दिया वहां पे आपका इनकरेक्ट हो गया। ये आपका ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, ये भी आपका रिलेशन होता नहीं है, क्या कि यहाँ पे आपका u इंटू वी है। सिंस हमारा u का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे अगर 0 पुट कर देंगे तो अगेन हमारे यहाँ पे
गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे देख सकते हैं v इजकल टू यहाँ पे होता है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होता है बच्चों, v इजकल टू u प्लस एटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिंस हमारा u इजकल टू कितना दिया था, 0 था, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा v इजकल टू a इंटू t। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बोल रहा है द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। आपको पता होना चाहिए जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किस प्रिंसिपल पे काम होता है। तो ये आपका आंसर सिंपल सा आंसर होगा बच्चों, दैट इज रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेस होता है, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल पे यहाँ पे क्या होता है, वेट का जो हमारा कैलिब्रेशन होता है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट इज रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। तो दिस वाज द आई थिंक 6 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया के बारे में बात हो रही है। यस, देखिए जब प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया के बारे में बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए बॉडी बच्चों कि मान लेते हैं कोई बॉडी बहुत भारी है, ठीक है। एग्जांपल के सोचिए, मान लेते हैं सिंपल से एक ये टॉय है आपका, तो ये टॉय को हम लोग थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो प्रॉपर्टी है इनहेरिट एक जगह स्टेट रहने का रेसिस्टर वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू सपोज मान लेते हैं कि बहुत हैवी लोड है डेट इज अबाउट 1 क्विंटल। तो ठीक है 1 क्विंटल या 1000 किलो, तो कंपेयर टू 1000 की जो ज्यादा भारी होगा वो इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर टू रेसिस्ट द चेंज, टू रेसिस्ट द चेंज। यहाँ पे सिंपल से बात करेंगे बच्चों कि जिसके पास जो हमारा जो ज्यादा हैवी होगा वो क्या करेगा, दैट इट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट। ओके, आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है बच्चों कि अगर हमारा दैट इज अ बॉडी हैज अ हायर ग्रेटर टेंडेंसी, क्या लिखना है आपको, हायर ग्रेटर टेंडेंसी। कब, जब हमारा मास हमारा बहुत ज्यादा होगा, मास विल बी मोर, मास हमारा जब ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा ना इट हैज अ हायर टेंडेंसी टू रेसिस्ट, हायर टेंडेंसी टू रेसिस्ट इस चेंज। ओके बच्चों, आई थिंक आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हल्का ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तुरंत चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है कि ये हल्का है, मास अगर कम होगा तो इट हैज लेस टेंडेंसी टू रेसिस्ट, मास अगर ज्यादा होगा तो इट हैज अ हायर टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया हमारा फर्दर 2 काइंड का होता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस केस में हमारा आंसर सबसे ज्यादा जो भारी होगा बच्चों क्या है, ट्रक। तो ट्रक हैज अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट इट्स चेंज, क्यों, क्या कि इसका मास बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टू बॉल ऑफ मास इज 4 kg, आपका 4 kg है, क्या है बच्चों 4 kg, आप यहां पे लिखिए 4 kg, और ये आपका है 8 kg। बोल रहा है कि विथ अ वेलोसिटी टू v एंड द v रेस्पेक्टिवली फाइंड द मोमेंटम, फाइंड द मोमेंटम। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, आपको इसको निकालना है तो हम लोग यहाँ पे केस 1 एंड केस 2 मान लेते हैं। मान लेते हैं सपोज एग्जांपल के लिए ये हमारा बॉडी 1 है, ठीक है, और ये हमारा बॉडी 2 है, ठीक है बच्चों। बॉडी 1 में यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि बॉडी 1 का जो मास हमारा m1 मान लेते हैं, ये आपका 4 kg है। ओके बच्चों, और m2 जो हमारा है मास वो हमारा सिंपल सा दिया हुआ है यहाँ पे 8 kg। और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि इसका जो v1 है, ये जो बॉडी मूव किस वेलोसिटी से कर रहा है, यहाँ पे बोल दिया 2v से कर रहा है, और ये जो बॉडी 2 हमारा वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों मोमेंटम निकाल रहे हैं ना, दैट इज लीनियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1 निकालेंगे, दैट इज मास इंटू v1 करेंगे ना, m1 इंटू v1, या मोमेंटम ऑफ अगर हम लोग बॉडी 2 निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी 2। ओके, नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज द मास हियर 4 हो जाएगा, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी 2v, तो हमारे यहाँ पे 8v होगा, क्या होगा, एंड दिस इज द मोमेंटम। अगेन फॉर दिस केस हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 इंटू v आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 8v आएगा। नाउ इट इज आस्किंग दैट फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन क्या बोला, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, दैट इज p1 बाय p2 कर रहे हैं बच्चों हम लोग। p1 कितना हमारा है, दैट इज 8v है, एंड p2 हमारा कितना बच्चों 8v है। तो
तो सिंपल से दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों 1/1 दैट इज 1:1। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बी होगा। आई थिंक यू गोट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि व्हाट इज द लीनियर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब फुटबॉलर हिट से, अब फुटबॉलर के बारे में बताया जा रहा है। फुटबॉलर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, ठीक है, विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। What force does the footballer experience? बच्चों यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो आपका अप्लाई होने वाला है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या अप्लाई होने वाला है बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन लॉ क्या कहता है, दैट इज टू एवरी एक्शन दैट इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है बच्चों, ये जो लड़का है वो हिट कर रहा है फुटबॉल को, एटा फोर्स ऑफ दैट इज कितना फोर्स अप्लाई करेगा 10 न्यूटन। सो उसकी रिएक्शन में क्या होगा, सेम फोर्स इट इज गोइंग टू अप्लाई ऑन द फुटबॉल ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 10 न्यूटन होगा। इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपल से अप्लाई करना था न्यूटन थर्ड लॉ। क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज टू एवरी एक्शन दैट इज इक्वल इन अपोजिट एक्शन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मास हमारा जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड हमारा वेट जो होता है बच्चों वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, अब यहाँ पे एक रिलेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मास एंड वेट। तो वेट इज इक्वल टू होता है दैट इज मास इंटू m इंटू g होता है। दिस इज द रिलेशन यू टू लर्न। ओके, दैट इज वेट इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए वेट हम लोग बोल रहे हैं ना, अब इसको अगर ये डेरिवेशन कैसे आया, अब मान लो पूछ सकते हैं ना ये डेरिवेशन कैसे आया बच्चों। मान लेते हैं सपोज है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का मास जो हमारा है वो मान लेते हैं सपोज m। तो ये मास m1 मान लेते हैं, ठीक है, ये टेबल पे रखा। तो ये मास आपको पता होना चाहिए कि मास क्या करता है, दैट इज अगर किसी के ऊपर भी रखते हैं तो इट हैज अ टेंडेंसी, ये एक वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा एक फोर्स दैट इज बोलते हैं, ये फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द वेट, दैट इज वेट बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को ही बोलते हैं हम लोग वेट। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आप लिख दीजिएगा वेट इज इक्वल टू व्हाट, वेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास तो आपको पता है, यहाँ पे मास हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन मींस हो गया यहाँ पे दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे a इज गोइंग टू रिप्लेस विथ g, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे g इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला बच्चों दैट इज यहाँ पे हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंपल से अपैरेंट वेट के बारे में बात हो रही है। अपैरेंट वेट अगर बात करें तो यहाँ पे अपैरेंट वेट है यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो बच्चों आपको पढ़े थे अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट हमारा होता है सिंपल से लॉस इन वेट। क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा अगर मान लेते बॉडी है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या किए पानी में डाल दिए, ठीक है, दिस इज द बॉडी। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे ये मान लेते ये बॉडी हमारा जो दिख रहा है, ये बॉडी इस बॉडी का जो मास था हमारा एयर में मान लेते W है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी लॉस इन वेट जो लिखते हैं ना, लॉस इन वेट बच्चों इज इक्वल टू हो जाता है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ बॉडी इन एयर, एंड माइनस लिख देंगे वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये वेट अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, वेट हमारा जो एक्ट करे डाउनवर्ड। एट द सेम टाइम क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। तो अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है जिसको हम लोग FB से नोट करें, जिसको बोलते हैं बायोंड फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बायोंड फोर्स। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डेट इज W, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द बॉडी दैट इज इन एयर माइनस हमारा वेट ऑफ बॉडी में जो अलग से मेजर करके देखेंगे तो हमारा सिंपल सा लॉस इन वेट जो आता है बच्चों वो एक्चुअली क्या आता है, किसका होता है, दैट इज अपथ्रस्ट होता है। क्या होता है, अपथ्रस्ट। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो ये किस में अप्लाई होता है, दैट इज इट इज जस्ट जनरली वेरीफाइज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल विद आंसर।
तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिंपल सा यहाँ पे बोला जा रहा है अपैरेंट वेट मतलब क्या होता है, दैट इज ए वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। अपैरेंट वेट मतलब क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, को जस्ट पता है अपथ्रस्ट क्या होता है, दैट इज द बाइंड फोर्स, दैट इज द बाइंड फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी दिया हुआ एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया। तो बच्चों आपको सिंपल सा यहाँ पे इसको ड्राइव करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दैट इज मान लेते कोई बॉडी है, ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज रेडियस। ये फॉर्मूला कहाँ पे जस्टिफाई होता है बच्चों, यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे जब ये हमारा अर्थ है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर, और इसके ऊपर हम लोग क्या किए एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, और इसका मास स्मॉल एम था और अर्थ का मास हमारा कैपिटल एम था, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि दैट इज ये मास हमारा सिंस स्मॉल मास है, तो उसका हम लोग सिंपल से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मास एंड दिस मास, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इंटू m2, ओके, डिवाइडेड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू एम स्मॉल एम। अब देखिए हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या पढ़े थे, दैट इज m इंटू जी पढ़े थे ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास से मास हमारा कैंसिल हो गया, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। देखिए ये रिलेशन कहीं पे यहाँ पे आपको जस्टिफाई ऑप्शन में दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। आई थिंक ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम जो होता है पी से डिनोट करते हैं, अब मास इंटू वेलोसिटी होता है, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर हमारा क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट हमारा जो यहाँ पे रिजल्टिंग जो होगा दैट इज मोमेंटम विल बी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम इज दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अ फोर्स। तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। यहाँ पे बोल रहा है ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन, अगर इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, बट इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ अ गिवन फोर्स दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इन अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड बाय द टाइम एक्सिस। देखिए यहाँ पे सिंपल से हमारे पास कौन सा ग्राफ दिया हुआ, डेट इज बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ, डेट इज अलोंग द वाई एक्सिस, और टाइम दिया हुआ अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे बोल रहा है डेट इज इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, या तो हमारा इस तरह इंक्लाइन हो सकता है, डेट इज यहाँ से, या हम लोग एक और ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, इस फॉर्म में बना सकते हैं, दैट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, और ये इंक्लिनेशन दिख रहा है, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा एंड दिस द टाइम हो जाएगा। देखिए ये दो ग्राफ हो सकता है, सिंस ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, दिस आल्सो स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट इज, यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी इसका वेलोसिटी हमारा इनिशियल कुछ वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, मीन्स ये जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये आपका सिंपल रिटार्डेशन का ग्राफ, और ये हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सेलरेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो होगा, रिटार्डेशन वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आप सिंपल से बताइए बच्चों, अगर वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ है और वो हमारा स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, और उसका स्लोप निकाल दीजिए, आप क्या निकालिए, स्लोप निकालिएगा, तो आपका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन का स्लोप इक्वल टू व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्या कि यहाँ का स्लोप जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ओके। तो दिस वाज द क्वेश्चन, तो हमारा आंसर हो गया दैट इज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म।
चलिए वन बाय वन हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफी रिलेवेंट थे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ड्रो अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, देखिए डिस्प्लेसमेंट मींस, अब बच्चों आप बताइए पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है दैट इज व्हाट इज द नेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। मींस यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट, वो जो आपका निकलेगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते कोई कार है बच्चों, यहाँ पे ये t इक्वल टू मान लेते 0 यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इनिशियली मान लेते फ्रॉम द इनिशियल, ये आपका घर है यहाँ, ठीक है। इस घर से मान लेते हैं यहाँ से आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका घर खड़ा है। तो एक t इक्वल टू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला है, डिस्प्लेसमेंट s एंड ये आपका टाइम निकल गया। एट t इक्वल टू 0 पे हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एज्यूम करेंगे दैट इज 1 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे एट t इक्वल टू 1, 0 पे 0 था, मतलब 1 किलोमीटर पे खड़ा है। अगेन मान लेते हैं कि ये सपोज 1 सेकेंड है, इसमें भी हमारा 1 किलोमीटर पे खड़ा है। अगेन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। द सेम इज द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू चेंज। यहाँ क्या ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। मीन्स जहां 1 सेकेंड पे जो हमारा जो बॉडी जहां पे दिखा था, वहीं पे अगला 2 सेकेंड पे भी दिखा, अगला 3 सेकेंड पे भी दिखा, अगला 4 सेकेंड, अगला 5 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोइंग द ऑब्जेक्ट फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आप ये अब दिखा सकते हैं कि ये आपका हाउस हो गया, ठीक है, और ये आपका शेड हो गया, जो कार का जो शेड बनाते हैं ना हम लोग, वो शेड है। तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे बना सकते हैं ना। अगला बोल रहा है कि नेम द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ वैल्यू चाहिए। जैसे आपका पहला हो गया हमारा न्यूमेरिकल, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। मैग्नीट्यूड मीन्स कितना किलो ले रहे हैं, ठीक है, ये कितना जाना, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। अगेन सेकेंड हमारा होगा बच्चों दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। सेकेंड होगा व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट। जैसे मान लेते हैं फोर्स, मान ले फोर्स बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बच्चों आपको बताना होगा 10 न्यूटन, तो 10 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, दैट इज द क्या होगा बच्चों, दैट इज द मैग्नीट्यूड। और n इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, n आपका रिप्रेजेंट करेगा दैट इज द यूनिट। और सेकेंड वन हमारा लास्ट हो जाएगा दैट इज डायरेक्शन। तो आपको बच्चों बताना पड़ेगा फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर लग रहा है। तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट है। तो पहला आप बोलिए मैग्नीट्यूड, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज। दूसरा हो जाएगा आपका यूनिट एंड थर्ड हो जाएगा आपका डायरेक्शंस। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि मान लेते हैं यहाँ पे बोब है, ठीक है, पेंडुलम आप बनाइए, सिंपल से पेंडुलम हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा मेन पोजीशन होगा, क्या बच्चों, ये हमारा मेन पोजीशन है, ठीक है। अब मेन पोजीशन से बॉब क्या किया, मूव किया। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम, ठीक है। तो बोलिएगा यहाँ पे दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशंस ऑन द आइदर साइड, ऑन द आइदर साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आपका हम लोग बोलते हैं ये मेन पोजीशन हो जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। बॉब का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बताना आपको, यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम द मेन पोजीशन और टू द आइदर साइड ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। आइदर साइड, या तो आप यहां से यहां ले लीजिए, आप या तो आप यहां से यहां ले लीजिए। सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मेन पोजीशन टू द आइदर साइड ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो यूनिट होता है हमारा न्यूटन होता है, क्या होता है, यूनिट, न्यूटन होता है। अब आपको बोल रहा है कि व्हाट डिफाइन इट। आपको पता होना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा था डिफाइन 1 न्यूटन।
तो बच्चों इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा बोलिए आप कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कार का एग्जांपल बेस्ट रहेगा, ठीक है, दिस द एग्जांपल ऑफ कार। अब कार का जो मास हमारा m हो गया, ठीक है, या तो कोई ऑब्जेक्ट ही मान सकते हैं यहाँ पे, सपोज दिस कार हैज अ स्मॉल टॉय कार यू कंसिडर, ठीक है, एंड टॉय कार हैज अ मास ऑफ 1 kg। तो जब हम लोग क्या व्हेन अ फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या डिफाइन कैसे डिफाइन करिएगा बच्चों कि व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यही तो बोला है आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि फोर्स कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज यहाँ पे when mass of 1 kg that is going to that is on this body a force is going to act and it is going to produce how much acceleration 1 meter per second square। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, why the alpine tips made sharp। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, ये जो हमारा टिप है alpine मीन्स यहाँ पे बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रिलेशन होता है प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो ये आपका रिलेशन होता है। अब यहाँ से यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है वाई दिस आल्पिन। अगर मान लेते एरिया जो हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन जो पिन का है वो बहुत कम है, तो आपको जो प्रेशर जो मीन्स हम लोग विथ लेस फोर्स, मान लेते हैं बच्चों कि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ओनली 1 न्यूटन, कितना अप्लाई करें 1 न्यूटन, तो विथ मिनिमम फोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रेशर एट एनी पॉइंट हम लोग वहां पे ज्यादा लगेगा। वहां पे अगर एरिया कम हो जाएगा बच्चों तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा मींस विथ अ लिटिल फोर्स वी कैन पुट द आल्पिन इन द कार्डबोर्ड। तो इसका आंसर सिंपल से बोलिए, सिंस द एरिया इज वेरी स्मॉल, एरिया क्रॉस सेक्शन जो पिन का होता है एट द एंड वो बहुत कम है, तो इसके वजह से प्रेशर जो होता है एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट विल बी वेरी लार्ज फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स अप्लाइड। ओके, बस यहाँ पे यही आपको बता देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज इतना। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका 2 और 3 फ्लोर का है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे आप मान लीजिए बिल्डिंग आपका, यहाँ हमको नहीं मालूम कितना तक बिल्डिंग है पर ये हमको मालूम है, ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें पानी इसमें डाल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों पानी हम लोग इसमें भर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या, ये ग्राउंड हमारा ग्राउंड फ्लोर मीन्स से हमारा ग्राउंड ये घर है, ये हमारा घर है, तो इस घर का ये ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा कि फ्लोर मीन्स छत होता है, फ्लोर मीन्स हम लोग यहाँ पे सिंपल से ग्राउंड फ्लोर है आपको बोल दे रहे इसको, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये क्या होगा बच्चों फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि जो प्रेशर जो लग रहा है ग्राउंड फ्लोर पे और जो प्रेशर लग रहा है जो फर्स्ट फ्लोर पे वो दिया हुआ है, तो प्रेशर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज ऑलरेडी गिवन and the pressure on the floor is first floor is already given, pressure on the first floor is already given। इसका हम लोग अगर डिफरेंस निकाल दे बच्चों that is change in pressure, ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा, और change in pressure अगर निकल गया तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं how much it is given here 40,000 दिया हुआ ना, 40,000 में आप क्या करिए सिंपल सा 10,000 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30,000, कितना आएगा बच्चों 30,000 पास्कल हो जाएगा। नाउ चेंज इन प्रेशर मीन्स व्हाट, आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है, तो यहाँ पे चेंज इन हाइट निकाल रहे हैं, ये जो यहाँ पे हम लोग लिखे रो हो जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ व्हाट वाटर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे चेंज इन हाइट होगा, क्या होगा बच्चों चेंज इन हाइट, तो यहाँ पे सिंपल सा करेंगे दैट इज 30,000, तो यहाँ पे चेंज इन हाइट जो होगा बच्चों वो हमारा निकल जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई, आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ दैट इज ऐसा यूनिट हमारा हो जाएगा 1000 इंटू आपको 10 यहाँ पे रख देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 जीरो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट हियर दैट इज 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन हाइट आया, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ओके बच्चों, तो यहाँ आपका चेंज इन हाइट आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट द डिफरेंशिएट 3 डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट।
देखिए मास अगर देखें, मास अभी जस्ट देखें, मास और वेट के बारे में बताना है आपको, तो सिंपल से बता दीजिए कि मास जो होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, वो मास होता है। तो ये आप डिफाइन करते हैं मास। और वेट क्या होता है? वेट इज व्हाट? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है बच्चों? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बोलिए कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज केजीएफ। आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। तीसरा होता है दैट इज मास जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों, और वेट जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। बस ये तीन डिफरेंस है। और लास्ट अगर आपको ज्यादा महीने लिखने का बच्चों, तो एक और पॉइंट बोल सकते हैं कि मास इज गोइंग टू मेजर बाय द बीम बैलेंस। किसके द्वारा? बीम बैलेंस के द्वारा। बट हम लोग अगर वेट अगर बैलेंस करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। 4 पॉइंट हम लोग आराम से लिख सकते हैं ना। तो वी हैव डन दिस पार्ट, वी हैव डन दिस पार्ट। नाउ नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ द कार वर्क्स। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा बच्चों, पास्कल्स लॉ। क्या होगा आंसर? पास्कल्स लॉ। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए पास्कल्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है। पास्कल्स लॉ बोलता है द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर, द प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना करके, तो यहां पे सिंपल से बोला जा रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड, यहां इसके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस दैट इज थ्रू आउट द लिक्विड। यहां पे सिंपल से एक ही लाइन बताना है द प्रेशर एक्सर्टेड इन अ लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ, कहीं पे भी, यहां पे कहीं पे भी अप्लाई हो, दैट इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट, इट इज गोइंग टू ट्रांसमिट ट्रांसफर इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन भी हमारा पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। बोल रहे द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन इज, देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मींस यहाँ पे अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ध्यान से देखें तो ये आपका एक हमारा ये आपका डायग्राम बन जाएगा और ये आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। नाउ यहां पे हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इसका जो A1 का जो वैल्यू है बच्चों वो आपको दे दिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो A2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है दैट इज कितना दिया हुआ 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। नाउ व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन, इसके ऊपर हम लोग कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग F1 से इंडिकेट कर रहे हैं। दैट इज विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 11, मान लेते हैं इसके ऊपर लोड है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कार है, और इस कार का जो वेट हमारा जो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है हमारा दैट इज 1152 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट व्हाट द फोर्स एंड दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो आपको अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, दैट इज P1 इक्वल टू P2 मींस F1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाय A2। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं F1 निकाल सकते हैं, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा F2 इंटू A1 बाई A2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं F2 का वैल्यू कितना हमारा है, F2 का वैल्यू है दैट इज 1152 है, A1 का वैल्यू हमारा कितना बच्चों दैट इज 6 है, और डिवाइडेड हो जाएगा 576। अब देखिए 576 को अगर हम लोग कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 से तो कितना आ जाएगा दैट इज 12 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है बच्चों दैट इज 12 न्यूटन। देखिए कितना कम फोर्स अप्लाई किए तो उससे हमारा कितना ज्यादा हम लोग वेट को उठा पाए। तो दिस द पास्कल्स लॉ। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू फाइंड द वेट ऑफ एक्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो जस्ट इमेजिन करिए कि रिसेंटली जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसके थ्रू आप समझिए कि आप मून पे चले गए। ठीक है, मून पे जाने के बाद उसके सरफेस पे आप चल गए। ठीक है, आपके पास एक कंडीशन क्या है कि आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो उस स्प्रिंग को बैलेंस को यूज करके आप क्या कर रहे हैं कि आप मेजर करना चाहते हैं। तो आप क्या किए उसको, अब उसका मास देखे, इनिशियली उसका जो ऑब्जेक्ट का मास था कितना था 2 kg था। अब क्या होता है कि आप स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके इसका वेट निकालें, स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके हम लोग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालें, कितना आया था दैट इज 3.4 न्यूटन आया था।
तो बच्चों यहाँ से वेट और मास हमारा यहाँ पे निकाल दिए, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन क्या पता था, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज जी। तो जी यहाँ पे जो होगा दैट इज जी ऑन द मून, क्या क्या आप मून पे है ना भी, तो जी ऑन द मून हो जाएगा दैट इज वेट डिवाइडेड बाई मास। वेट कितना आया था बच्चों, दैट इज 3.4, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 1.7 दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट द वेट ऑफ अनदर बॉडी ऑफ वाई दैट इज रिकॉर्डेड द सेम बैलेंस, ठीक है, वाई द सेम बैलेंस है, एंड इसका कितना वेट आ गया था हमारा, मीन्स यहाँ पे वेट का कंडीशन दिया हुआ था 76 न्यूटन। तो मीन्स एक और बॉडी होगा जो ऑब्जेक्ट हमारा है जिसका नाम रखें बॉडी वाई, और जब इसका वेट मेजर किया तो भाई हमारे पास इतना आ गया। तो आपको निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी वाई। तो सिंपल सा अगेन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून वाला, एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 7.565 न्यूटन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वाई इज इक्वल हो जाएगा दैट इज 7.65 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1.7। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हम हमारा कितना हो जाएगा, आई थिंक 2 जीरो ऊपर से इधर आ जाएगा और ये 1 जीरो नीचे से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 17 चौक कितना होता है बच्चों, 17 चौक 68 और 17 पचे 85, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आपका फाइनल जो आंसर आएगा 4.5 और ये केजी में आएगा, क्या होगा बच्चों, केजी में आएगा। क्यों, क्या कि आप मास निकाल रहे हैं, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट द मास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वाई इक्वल टू 4.5 केजी, ये आंसर था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होगा बच्चों, आप एज्यूम करिए कि आप मून पे आ गए, आपको पता है कि जो ये जो मास दिया एक्स वाला दिया हुआ इसका वेट आप मेजर किए एक्स का तो कितना है, इतना था। तो हम लोग यहाँ से ये रिलेशन को यूज करके हम लोग दैट इज एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी और मून निकाल सकते हैं। और इसी रिलेशन को हम लोग यूज करके यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो हम वी विल गेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वाई। इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है, देखते होंगे कोई पर्सन अगर मूविंग ट्रेन से जंप कर रहा है, तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ट्रेन का ये आपका ये दरवाजा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, अब बच्चों ये ट्रेन तो हमारा क्या मोशन में है, ट्रेन मोशन में तो आप भी मोशन में है, ठीक है। एज सुन एज यू आर जस्ट मूविंग आउट फ्रॉम द ट्रेन, आपका जो नीचे वाला पोर्शन जो होगा बच्चों वो इंस्टेंट तुरंत क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। पर एट द सेम टाइम जो ऊपर वाला पोर्शन तो वो तो हमारा मोशन में है। तो यहाँ पे सिंपल सी, तो आप मान लेते ट्रेन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में कूद गए, ठीक है, और तुरंत रुके, आप कूद करके बस ठहर गए, तो यहाँ इस केस में आप गिरने का चांसेस ज्यादा रहेगा। क्यों, क्या है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये जो नीचे वाला पोर्शन आपका क्या होगा, रेस्ट में आ गया, ऊपर वाला पोर्शन आपका स्टिल इन मोशन में, ठीक है। तो ये जो बनता है ये अचानक ऐसे ही गिर जाएगा। पर इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंपल सा आप क्या करिए, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कूद कर तुरंत दौड़ने लगिए। इससे क्या होगा, सिंस आपका बॉडी आपका मोशन में था, तुरंत आप दौड़ने भी लगे तो आपका बॉडी स्टिल मोशन में, तो आप यहाँ पे यू कैन अवॉइड दैट इज टू फॉल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे व्हाई डज द पर्सन फॉल्स, तो यहाँ पे सिंपल सा दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोले बच्चों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बोल रहा है आपको ना। अगला बोल रहा है कि व्हाट इज अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या होता है। देखिए बच्चों अल्टीमीटर सिंपल सा यहाँ पे एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ द एनी पर्टिकुलर, इट इज जनरली यूज्ड इन द एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल टू मेजर द एल्टीट्यूड और टू मेजर द हाइट। एंड विच प्रिंसिपल इट इज गोइंग टू वर्क, सिंपल से यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आप बोलिएगा कि जब प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है एज द हाइट इज गोइंग टू इंक्रीज। जब हाइट हम लोग जब ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज, व्हाई, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर इज गोइंग टू डिक्रीज, और डेंसिटी ऑफ एयर अगर डिक्रीज होगा तो हाइट हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट था। एंड हाउ इट इज, हाउ द स्केल इज कैलिब्रेटेड, तो यहाँ पे सिंपल सा बोले बच्चे द स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ हाइट, मींस हाइट के टर्म्स में स्केल कैलिब्रेटेड रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड इज गोइंग टू डिपेंड ऑन एल, टाइम पीरियड इज गोइंग टू डिपेंड ऑन जी। तो दीज आर द रिलेशन, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे सिंपल सा लिखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अगर टाइम पीरियड अगर बढ़ाते हैं, टाइम पीरियड अगर बढ़ा देंगे बच्चों, लेंथ अगर हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास, एंड द लास्ट वन हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारा डिपेंड करता है। तो बस ये रिलेशन को शो करके आपको बता देना था, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर एट अ पॉइंट लिक्विड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे सिंपल से आपको निकालना था प्रेशर इन अ लिक्विड वाला पी वाला फॉर्मूला क्या था। पी लिक्विड, अगर हम लोग फॉर्मूला आपको पता होता, पी लिक्विड इक्वल टू होता है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखिएगा, ठीक है, इंटू जी इंटू एच। तो दिस इज द रो जी एच। तो पहला क्या होगा, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दूसरा हो जाएगा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा हो जाएगा इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो बस ये 3 पॉइंट लिखिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सपोज एग्जांपल लीजिए कि आप यहाँ पे एक होटल है तिलैया में, जो जिसको बोलते हैं सूर्या टावर, जहाँ पे रामेश्वरम के बगल में। कहाँ पे? रामेश्वरम। वहाँ पे मिठाई भी बहुत अच्छा मिलता है जी, वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। वहाँ का कलाकंद काफ़ी फेमस है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में आना पड़ेगा उसके लिए। चलो ये तो मजाक की बात है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक लड़का है, ठीक है, ठीक है, मान लेते अशरफ यहाँ बैठा हुआ है, अशरफ का भाई नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मीन्स क्या हो रहा है, इसके पास कोई बॉल होगा, इस बॉल को ऊपर फेंकेगा। इनिशियली कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर फेंकना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया, कितना दिया हुआ हमारा 19.6, कितना दिया 19.6 मीटर पर सेकंड, ये आपका दिया है। अब क्या होगा, बॉल कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे बॉल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्या कि इसके बाद ऊपर बॉल जा ही नहीं रहा है, तो बॉल अगर जा ही नहीं रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। फिर ये बॉल क्या करेगा, नीचे हमारा आ जाएगा। बॉल हमारा कहाँ पे आएगा जी, नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो बॉल वापस यहाँ होते होते नीचे आ जाएगा। किसके पास आएगा? अशरफ का भाई अहमद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अहमद। तो अहमद के पास क्या बॉल आ गया। तो इसको कंडीशन मान लेते हैं, ये पोजीशन ए कंडीशन है, ठीक है, ये पोजीशन बी मान लेते हैं एंड पोजीशन सी मान लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जब इसका भाई अशरफ है यहाँ से ऊपर फेंक रहा है, फिर नीचे है, टोटल जो टाइम लिया मीन्स टाइम टेकन बाई T1, यहाँ से यहाँ बॉल पहुँचेगा उसको T1 मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे जो पहुँच रहा है उसको T2 मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ कि T1 प्लस T2 इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 5 सेकंड यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, देख सकते हैं। बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर क्या माने, सूर्य टावर माने, विथ इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच 19.6 मीटर पर सेकंड एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। यहाँ पर बॉल कितना देर में पहुंच रहा है, 5 सेकंड बाद। पहले बॉल ऊपर गया फिर नीचे आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस आपको ये बताना है कि इसका जो भाई है अहमद का, वो जो अशरफ वो कितना ऊंचा पे बैठ खड़ा है। तो मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे ना हम लोग, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। मीन्स हम लोग पहले यहाँ पे ए निकालने, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी निकल जाएगा एंड सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, बी और सी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, बी और सी निकालेंगे बच्चों, बी और सी निकल गया। मान ले ए बी निकाल लेते, बी सी निकाल लेते, तो ऑटोमेटिक हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल जाएगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा, एच इजकल टू हो जाएगा हमारा, एच इजकल टू टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, दैट इज बी सी। और माइनस कर देंगे हम लोग क्या, ए बी को। तो ये यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल जाएगा। तो बच्चों आपको तो निकालना पड़ेगा ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ये दोनों निकालेंगे, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि पहले हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना हमको डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। तो पहले क्या करिए आप टी निकाल लीजिए कि यहाँ से यहाँ में कितना समय लिया।
तो हम लोग क्या करें, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना 0 है, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिएगा। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कितना 19.6 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दैट इज 19.6। ओके, एंड प्लस यहाँ देखिए हमारा जो जैसे जी जो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ऑलवेज एक डाउनवर्ड। ओके, पर यहाँ पे हम लोग बॉल उसके अगेंस्ट में फेंक रहे हैं, बॉल तो नीचे आ रहा है और उसके अगेंस्ट में काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस जी। माइनस जी इंडिकेट करता है कि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी लिख देंगे इसकी जगह एंड इंटू T1 कर देंगे। ओके, देन फ्रॉम हियर वी कैन गेट द T1 इक्वल टू हाउ मच, T1 इक्वल टू हम लोग ये पोर्शन है इसको उठा के इधर फेंकेंगे तो क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट माइनस 19.6 एंड डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे माइनस 9.8 कर देंगे। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा कैंसिल होगा, कितना 2 सेकंड लिया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकंड आ गया। ओके बच्चों, नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू T2। टोटल टाइम कितना ले रहा 5 सेकंड लिया, तो T1 का वैल्यू हमारा निकल गया 2 सेकंड, तो T2 कितना होगा 2। यहाँ पे आप आराम से यहाँ 2 पुट कर दीजिएगा और 2 को उठा के इधर फेंकिएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा T2 इक्वल टू हाउ मच, T2 इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएगा ना, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना आ गया 3 सेकंड आ गया। अब हम लोग यहाँ पे T2 और T1 निकाल चुके हैं, अब हम लोग को निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। AB का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हमारा AB निकाल लेते हैं। AB निकालना है तो बच्चों हम लोग कैसे क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ARS, S इज गोइंग टू इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट, और S ही आपको यहाँ पे लिख दीजिए SAB लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितना 0 है, तो 0 यहाँ लिख दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना डेट इज 19.6 है, तो 19.6 दो होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा नहीं मालूम है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पे SAB लिख देंगे। अब बच्चों इस इक्वेशन को यूज करके आपको क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SAB। तो SAB का वैल्यू निकालेंगे तो SAB क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा पोर्शन जो हमारा ये पोर्शन है इसको उठा के आप इस साइड डाल दीजिए, तो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, डेट इज नेगेटिव ऑफ 19.6 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस जी हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड फर्दर हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेट इज 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया डेट इज 19.6, ये हमारा मीटर हो गया। मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि बॉल कितना दूर गया ऊपर, बॉल हमारा गया यहाँ पे 19.6 मीटर गया, कितना गया 19.6 गया। अब हम लोग को सिमिलरली हम लोग B और C का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग सिंपल सा इसको मिटा देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग किसका BC का निकाल रहे हैं, तो BC को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है SBC इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या बोलता है UT प्लस हाफ A एंड T2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हाफ इंटू जी की जगह 9.8 हो जाएगा एंड इंटू 3 हो जाएगा। क्यों, क्या कि हमारा T2 का वैल्यू 3 इंटू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे दैट इज 4.5 इंटू 9.8, कितना हुआ 4.5 इंटू 9.8। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को 4.5 से, तो 8 पचे 40 का 0, ओके, 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 चौक 32, ओके, और यहाँ पे 9 चौक 36 है 39 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 0 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 3 और 4, तो 43 पॉइंट अप्रोक्स कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे या तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.5 जी लिखिए, तो किसमें जी के टर्म में हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अब H निकालना था, तो H निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, हम लोग यहाँ पे H को निकालेंगे ना, देखिए तो H निकालने का तरीका था क्या था, 4.5 जी करिएगा माइनस 2.5 जी करिएगा, कितना डेट इज उसका आया था 2 जी, डेट इज 4.5 जी, हम लोग क्या करेंगे जी माइनस 2 जी इसकल तो 2.5 जी हो जाएगा,
और जो 2.5g को गुना करिएगा हम लोग 9.8 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा जी? हमारा आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा हाउ मच, दैट इज 24.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा हाइट कितना लिखना है, अगर जी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5g आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट निकालेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी, सॉरी व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉल। ठीक है, जब यहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं तो वेलोसिटी निकालने का सिंपल थर्ड इक्वेशन हम ऑप्शन यूज करेंगे। कौन सा? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बोलता है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दिया हुआ, तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू हमारा कितना आया था, दैट इज 2.5g आया था। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस हमारा 4 आया था ना, टोटल डिस्टेंस हमारा 4.5g था। ओके ना, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे, इसको 9 से कैंसिल करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 3g आ जाएगा। कितना होगा बच्चों? 3g। और आपको 3g को मल्टीप्लाई करिए 9.8 से, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक्वायर हो गया वेलोसिटी एक्वायर बाय द बॉल। देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी था ये लेंदी। पहले आपको T1 निकालना पड़ेगा, फिर T2 निकालना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का डिस्टेंस निकाल करके आपको फिर डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके यू आर गोइंग टू गेट द हाइट निकल जाएगा। फिर सेकंड बोल रहा था कि यहाँ से बॉल यहाँ गिर रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस बॉल। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिंपल से कौन सा इक्वेशन यूज किए, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे हम लोग लगा करके इसको आराम से सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ अ स्टोन एंड अ पेंसिल इज ड्रॉप साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि एक स्टोन है और एक पेंसिल है, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ हम लोग उसको गिरा रहे हैं। और कहाँ पे गिरा रहे हैं? वैक्यूम में गिरा रहे हैं। वैक्यूम में मतलब होता है देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर। नो एयर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द टू विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा बच्चों, अगर वैक्यूम के बारे में बात करते हैं ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, साइमल्टेनियसली एक साथ गिरेगा। क्यों? पहला कंडीशन होगा कि दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको वो लोग बोलते हैं जी। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। जी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो किसी मास उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे वो आइदर आप स्टोन गिराएं या पेंसिल गिराएं, दोनों पे जी हमारा सेम लगेगा। ओके, और सेकंड है कि सिंस दीज टू पेंसिल और स्टोन हम लोग किस में गिरा रहे हैं, वैक्यूम में गिरा रहे हैं, तो वहां पे देयर इज नो रेसिस्टेंस इन एयर, कोई ऑफर रेसिस्टेंस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग बोल सकते हैं सिंस द अपोजिंग फोर्स जो हो रहा है, अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर इज एब्सेंट। क्यों? अपोजिंग फोर्स ऑफ इन एयर एब्सेंट मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एयर यहाँ पे हमारा है ही नहीं, तो उसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी एक साथ गिर जाएगा। तो पहला क्या सीखे बच्चों कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हमारा एक साथ गिरेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच व्हाट डू यू द फॉलोइंग इंडिकेट्स द बैरोमीटर रिगार्डिंग द वेदर। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिगार्डिंग द ग्रेजुअल फॉल इन मर्करी लेवल, ग्रेजुअल फॉल इन मर्करी लेवल। तो यहाँ पे सिंपल से बात करेंगे बच्चों, आपको प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है, प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच। हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रो जो होगा दैट इज एयर डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे जो एच होगा, एच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द बैरोमेट्रिक हाइट। क्या बताएगा ये? बैरोमेट्रिक हाइट। ये आपका बैरोमेट्रिक हाइट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे बच्चों, ये जो बैरोमेट्रिक हाइट है हम लोग यहाँ पे एच लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी ए डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेजुअल फॉल इन मर्करी लेवल। ग्रेजुअल फॉल इन मर्करी लेवल का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग बैरोमेट्रिक हाल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बैरोमेट्रिक हाइट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा एयर डेंसिटी यहाँ पे जो होगा, एयर डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर एयर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चर। क्या बोल रहे हैं कि मॉइस्चर हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉइस्चर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग। तो मॉइस्चर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अगर मॉइस्चर इंक्रीज होगा मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ रेन।
पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। तो पहला केस में क्या हो जाएगा, अगर ग्रेजुअल फॉल होता है मरकरी लेवल में, इसका मतलब देखो ग्रेजुअल फॉल हो रहा है मरकरी लेवल में, इसका मतलब हो रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन एयर डेंसिटी, और एयर डेंसिटी इंक्रीज मतलब कि हमारा मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है, मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है मींस पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, पहला केस। अब देखिए दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा हम लोग ग्रेजुअल राइज इन मरकरी लेवल बोल देते हैं, उल्टा कर देते हैं हम लोग। इसी केस को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा हम लोग मिटा लेते हैं पहले। अगेन हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट हम लोग को समझ आ गया कि इस केस में हमारा क्या होगा, रेन होने वाला है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रेन होने के चांसेस संभावना होंगे, रेनिंग, ठीक है। हम लोग अब सी करेंगे। सी में यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करें, एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज ए प्रेशर, दैट इज पी एटमॉस्फेयर, दैट इज ए रो एयर इनटू जी। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रेजुअल राइज इन मर्क्यूरी लेवल। राइज करने का मतलब है कि राइज कब होगा, कि हमारा जब डेंसिटी इन एयर इनकी डिक्रीज करेगा। और डेंसिटी, एयर का डेंसिटी कब इंक्रीज होता है, जब हमारे पास वार्म एयर हो, हमारे पास क्या हो, वार्म एयर हमारा हो, तो इसका मतलब हो कि डेंसिटी इन एयर इज गोइंग टू डिक्रीज। और ये अगर डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा बैरोमेट्रिक हाइट इंक्रीज करेगा। अगर वार्म एयर होगा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राई वेदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राई वेदर। तो ये आपका आंसर ड्राई वेदर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी केस में हमारा लिखेंगे ड्राई वेदर, ठीक है बच्चों। ये आपका ये पूरा कंडीशन हो गया। अब बी केस में बोला सडन फॉल इन मरकरी लेवल, सडन फॉल इन मरकरी लेवल। तो अगेन हम लोग यहाँ पे यही केस को यूज करेंगे कि मरकरी लेवल में अचानक से यहाँ पे हमारा फॉल हो गया, मीन्स वी आर टॉकिंग यहाँ पे बैरोमेट्रिक हाइट हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो गया। सडनली हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया, मीन्स उस एरिया में हमारा क्या हो गया, प्रेशर हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इस एरिया में हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा, पर आसपास का जो एरिया हमारा है उस एरिया में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ऑलवेज हमारा विंड जो ट्रेवल करता है हमेशा ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स अचानक से जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ स्टॉर्म मीन्स साइक्लोन आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। क्यों, क्या कि विंड हमारे से ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो दिस वाज द कंडीशन। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ए स्टॉर्म भी लिख सकते हैं या साइक्लोन लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस एंड राइट द थ्री क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मींस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है बेसिकली बताइए। फ्लोटेशन मतलब समझ सकते हैं आप, फ्लोटेशन मतलब होता है कि बॉडी फ्लोट करना, बॉडी फ्लोट करना। तो बॉडी क्यों फ्लोट करता है, तीन केस हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एग्जामिन के लिए देखें। देखिए पहले मान लेते एक बॉडी ये, ठीक है, ये दूसरा हमारा क्या हो, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा हमारा केस होगा इस केस में, और तीसरा हमारा मान लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए इस केस में क्या होगा, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी का ज्यादा हो, डेंसिटी बॉडी का ज्यादा हो देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मीन्स बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है इसलिए यहाँ पे हमारा बॉडी नीचे सिंक कर गया, ओके। ये दूसरा जो केस होता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं आप, ओके। और थर्ड जो केस होगा कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये तीन केस हम लोग हमारा होता है फ्लोटेशन का, दैट इज थ्री डायग्राम इंपॉर्टेंट केस होता है। पहला डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिंक कर जाएगा। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ पे क्या होगा, ओनली अपर सरफेस जो होगा वो आपको दिखेगा, बाकी पूरा बॉडी हमारा नीचे ही रहेगा। और थर्ड केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे आप मधु का एग्जाम्पल ले लीजिए, हनी का, तो हनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें अगर हम लोग कुछ डालेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, अब वहीं पानी में डाल देंगे तो सीधा सिंक कर जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है लिक्विड का हनी का बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फ्लोटेशन का प्रिंसिपल बताना, कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ पे सिंपल से बोलिएगा, द वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सम मास पार्ट, मीन्स वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी मीन्स इस ये जो वेट है, इस वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी मीन्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग बॉडी उसके बारे में इज इक्वल टू मीन्स यहाँ पे देखिए जब हम लोग बॉडी को डालते हैं ना तो आप देखिएगा कि यहाँ पे वाटर लेवल राइज करता है, वाटर लेवल राइज करेगा। मीन्स अगर मान लो सिंपल से एक कंटेनर रख लेते हैं तो हमारे इस इतना तक पानी रहेगा। एग्जाम्पल में बताना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं एक कंटेनर है सिंपल सा, तो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ तक पानी था, जैसे हम लोग इसमें बॉडी डालेंगे ना, बॉडी अचानक से सिंक कर गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जैसे होगा तो यहाँ पता चला कि इतना पानी यहाँ पे लेवल बढ़ गया,
लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं? मान लो कोई ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो रहा है कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, मींस ये जो वेट जो डिस्प्लेस बाय द बॉडी, जितना वेट यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ ऊपर में उसको आप मेजर करिएगा तो पता चलेगा दैट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ पे सिंपल सी बात बताना है बच्चों कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कितना वेट है, मीन्स यहाँ देखिए कितना बॉडी का कितना पार्ट पानी के अंदर है, ठीक है, बॉडी का इतना पार्ट पानी के अंदर है ना जी, तो ये इतना पार्ट पानी के अंदर है, उतना पानी ये डिस्प्लेस करेगा बाहर, उस पानी को बाहर निकाल के मेजर कर लीजिएगा एंड डेट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो दिस वाज द कंडीशन। और दूसरा बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग डेंसिटी से कंपेयर किया ना, हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी से भी कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो कि वर्टिकली अपवर्ड लगता है। कहाँ लगता है? वर्टिकली अपवर्ड। और वेट जो लगता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसके केस में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस केस में क्या था, वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपथ्रस्ट का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन वेट। दिस वाज द कंडीशन। समझ आ गया? तो ये हम लोग करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो तुम लोग पढ़ा देते कुछ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कार है जो कि ट्रेवल कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्मली चल जा रहा है। ठीक है, एंड द ब्रेक आर देन अप्लाइड। जब ब्रेक मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ग्राफ बनाए बच्चों, तो ग्राफ हमारा वेलोसिटी ये हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, मीन्स यहाँ पे इनिशियली हम लोग t=0 से यहाँ पे यूनिफॉर्मली ऐसे जा रही होगी। कहाँ तक गया यूनिफॉर्मली जी? 5 सेकेंड तक गया ना। तो यहाँ t= क्या लिखिएगा? 5 सेकेंड लिखिएगा। और यहाँ पे ये कहाँ तक हम लोग देखिए ये ग्राफ बन रहा है, मीन्स एट t=0 वेलोसिटी हमारा इतना था, एट t=5 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी इतना है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर दैट इज ये 25 हमारा दैट इज हो जाएगा वेलोसिटी 5 सेकेंड तक। पर अब क्या हुआ कि अचानक ये गाड़ी चला रहा था, अब अचानक से देखा कि वहां पे ये एक बच्चा आके सामने आ गया, तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। सामने देखा कि बच्चा आ रहा है तो उसको ब्रेक लगा दिया। तो बोल रहा है कि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। कार क्या किया? यूनिफॉर्मली रिटार्ड करने लगा। रिटार्ड करना मतलब उसको वेलोसिटी चेंज होने लगा। तो चेंज होते होते वो कहाँ पे 0 पे आ गया, रुकेगा तभी पता चला कि उड़ा देगा जी उसको। तो यहाँ पे बच्चा आने की वजह से क्या हुआ, अपना ब्रेक लगाया तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, अचानक से रुकेगा नहीं, धीरे धीरे कम होगा। और ये धीरे धीरे 0 होने में यहाँ पे कितना समय लगा? एक्स्ट्रा लगाया कितना समय? फर्दर 10 सेकेंड, मीन्स एक्स्ट्रा 10 सेकेंड लगा रुकने में। उसको कितना सेकेंड लगा? 10 सेकेंड। तो यहाँ से मीन्स यहाँ से हमारा 10 सेकेंड लगा, तो ये टोटल हमारा कितना? 10 सेकेंड हो गया। तो अगर हम लोग ग्राफ से बना रहे हैं तो t=15 लिखेंगे, क्यों कि 5 सेकेंड तक तो गाड़ी चला ही था, फर्दर 10 सेकेंड जो लगा यहाँ पे वो अपने रुकने में लगाया। ओके, अब बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि द डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक। तो ब्रेक कहाँ लगाया? ब्रेक तो यहाँ लगाया ना जी, ब्रेक तो इस पॉइंट से लगाया, तो उस पॉइंट से पहले बोल रहा है कि द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक अप्लाइड। तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये आपको सिंपल से एरिया निकाल दिया। आपको पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो और यहाँ आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप सिंपल से क्या करिएगा? एरिया निकाल दीजिए। क्या करिएगा? एरिया निकालिएगा। तो एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा? इसका एरिया निकाल रहे हैं, पहला केस का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया इक्वल टू कितना होता है? देखिए आपको एक रेक्टेंगल बन गया ना, यहां से यहां तक कितना? 5 है जी, और ये हमारा ऊपर वाला कितना? 25 है। तो 5 × 25 करिएगा तो कितना का? 125 है, और ये आपका मीटर आ जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहला आंसर कितना हो जाएगा? 125 आपका आंसर हो गया। दूसरा बोल रहा है कि रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन कहाँ हुआ? रिटार्डेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुआ। तो आपको पता है कि एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेलोसिटी या टाइम का अगर ग्राफ दिया हो और आपको स्लोप निकालना, तो स्लोप अगर निकालिएगा वेलोसिटी टाइम का तो आपको देगा एक्सेलरेशन देगा या रिटार्डेशन देगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंस हमारा यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये एक्सिस से ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना है? परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 10 थीटा। अगर हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं बच्चों, क्या निकाल रहे हैं? स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप निकाल रहे हैं, थीटा इसको मान लीजिए आप, ठीक है, और थीटा मीन्स 10 थीटा। क्या बोलेंगे बच्चों? 10 थीटा। स्लोप मतलब क्या था? 10 थीटा। 10 थीटा मीन्स क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी? परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से यहाँ तक है,
कितना 25 हो जाएगा। अब बेस हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक बेस है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे नीचे 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा बच्चों। और यहाँ पे सिंस स्लोप हमारा नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, मीन्स यहाँ से यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस थीटा करिएगा तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आपको बता रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, मींस आपको क्या निकालना अगला कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, अगर ये एरिया निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हम लोग सिंपल सा फिर अगेन एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं, हाफ हो जाएगा, बेस कितना है जी, यहाँ पे बेस हमारा 10 है और हाइट कितना 25 है। इसको अगर काटिएगा तो कितना 5 हो जाएगा, तो 125 मीटर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 125 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस थीटा क्यों लिखी, यहाँ पे माइनस थीटा इंडिकेट क्यों कर रहा था कि ये एंगल हमारा हमेशा जो एंगल जो मेजर करते हैं ना बच्चों, वो हमेशा ये जो एक्स एक्सिस से लेते हैं और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हम लोग यहाँ पे क्या ले उल्टा ले रहे हैं, तो उल्टा ले रहे हैं तो मीन्स नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए हमारा थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, और थीटा नेगेटिव होगा मीन्स स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप अगर नेगेटिव होगा मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लोडेड कार्गो शिप, ठीक है, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन को समझने में। बोल रहा है एक लोडेड कार्गो शिप है, कार्गो मीन्स समझ लो कि तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा शिप होता है ना कार्गो का, जिससे हमेशा माल वगैरह उसमें डाला रहता है, दूसरा कंट्री से यहाँ पे आता है। तो बोल रहा है कि सेल्स है, सेल्स कहाँ सेल किया, फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर। देखिए पहले कहाँ पे सेल कर रहा था, सेल मतलब जा रहा था, वो पहले सी में जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, सी में जा रहा था। हम लोग क्या किया, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम लोग क्या किया, उसको बोले कि भाई तुम आ जाओ गंगा नदी में, गंगा नदी हमारा रिवर है। तो अब आपको बताना कि यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करिएगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये दो केस लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा एग्जांपल के लिए सबसे समझते हैं कि हमारा यहाँ पे सिप मान लेते हैं इस फॉर्म में होता है। ओके, ये भी हमारा यहाँ पे सिप है, देखिए दोनों सिप है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा होगा बच्चों, ये कंडीशन देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है सी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, और डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ जो सी वाटर होता है बहुत ज्यादा होता है। नमक का पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है ना एज कंपेयर टू वाटर का, तो नमक का पानी मींस डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिंस यहाँ पे जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर जो अपवर्ड हमारा जो बाइंड फोर्स जिसको बोलते हैं बच्चों, बाइंड फोर्स वो ज्यादा होता है। तो बाइंड फोर्स निकालने का सिंपल सा तरीका, दैट इज वॉल्यूम, हाउ मच बॉडी ऑफ द वाटर इट इज गोइंग टू इमर्ज इनसाइड। और यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू जी, दिस वाज द फॉर्मूला, वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी। अब यहाँ पे बाइंड फोर्स कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, अगर डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगा। बाइंड फोर्स का मतलब हो रहा है सिंपल सा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, अपवर्ड फोर्स। तो हमारा देखिएगा कि जो शिप जो होता है, तो शिप का जो मैक्सिमम जो आउटर पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है, मीन्स जैसे मान लेते हैं ये शिप हमारा, तो ये इस केस में देखिएगा हमारा शिप का पूरा पोर्शन ऊपर ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या है कि यहाँ पे इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ज्यादा फोर्स लग रहा था। तो ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ज्यादा पोर्शन शिप का ऊपर रहेगा ना। पर यहाँ पे देखिए इस केस में रिवर वाटर डेंसिटी कम हो गया। अगर डेंसिटी कम होगा तो बाइंड फोर्स हमारा क्या होगा, बाइंड फोर्स कम हो जाएगा। बाइंड फोर्स कम होगा मींस अपथ्रस्ट जो लगने वाला वो कम हो जाएगा। अपथ्रस्ट कम लगेगा तो नीचे थोड़ा शिप थोड़ा नीचे डूब जाएगा ना,
मीन्स देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ हमारा इतना पोर्शन ऊपर है, पर इस केस में क्या थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है हमारा। मीन्स ऐसा क्यों हुआ हमारा, क्योंकि हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सी वाटर ज्यादा था एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। ओके, तो ये हमारा यही एक्सप्लेनेशन था इसका, ये हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आई थिंक पूरा ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चे, एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग, ये हमारा सिप है, ये इसको सिप मान लीजिए, तो जब हमारा ये आपका पानी लेयर है सी का, जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो देखिए कितना पोर्शन हमारा ऊपर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो अपथ्रस्ट फोर्स कम लगेगा तो इतना ही दिखेगा। तो बता इससे फायदा, घाटा क्या हो जाएगा, घाटा क्या हो रहा है कि इसमें कार्गो शिप में मान लेते हैं कि कार्गो शिप है ये ना, कार्गो में सामान जाता है, अगर इसमें सामान जाएगा और डेंसिटी अगर पानी का ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा सामान ले जा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा भी सामान ज्यादा भर दिए, इतने ऑलरेडी इतने ही डूबो, पता चला और सामान डालने से डूब जाएगा नीचे। पर यहाँ पे अगर सामान डालोगे ज्यादा तो थोड़ा सा नीचे जाएगा और थोड़ा नीचे जाएगा। मीन्स इस केस में अगर डेंसिटी ऑफ वाटर का ज्यादा होगा तो हम लोग ज्यादा सामान ले जा सकते हैं, और इसमें हम लोग कम सामान ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा सामान और डाल दिए इसमें तो पता चलो सिंक कर जाएगा जी, दब जाएगा ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या, Why a sea divers need a special protective suit? Sea divers मतलब होता है कि समुद्र का जो पानी होता है ना, उसमें तो गोताखोर होता है ना, गोताखोर, तो उसके पास एक स्पेशल सूट होता है, देखता होगा ऑक्सीजन जा रहा है, फिर एक अलग से सूट पहन ले रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ, हम लोग यहाँ प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, रो जी इंटू एच। एच यहाँ पे इंडिकेट करेगा डेप्थ, एच यहाँ पे इंडिकेट करेगा डेप्थ ऑफ द वाटर, ओके, और हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अगर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो सोचिए अगर मान लेते हैं कि ये पूरा समुद्र है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा ये आपका समुद्र मान लेते हैं, तो ये आपका समुद्र मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसी पर्सन को भेज देते हैं, सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे सुहाना को भेज दिए, ये सुहाना यहाँ पे एकदम मछली पकड़ रही है, यहाँ पे कुछ कुछ जीव जंतु है, तो ये यहाँ पे देख रही है कि क्या है जी अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, यहाँ पे क्या है जी एच, एच इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अब मीन्स एच अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा, बॉडी के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा जी। और आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उतने ही अमाउंट में प्रेशर जो होता है वो ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा इंटरनल जो ब्लड प्रेशर सेम एज इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा बॉडी के ऊपर तो हमारा उतना ब्लड प्रेशर तो हमारा बॉडी प्रेशर तो उतना नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा अगर प्रेशर लगेगा बॉडी के ऊपर तो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव सूट लाते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटेक्टिव सूट। वो क्या करेगा, हमारा बॉडी को पूरा कवर करेगा। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे मरेंगे नहीं। अगर ज्यादा प्रेशर हो गया बॉडी के ऊपर तो हम लोग मरने के चांसेस ज्यादा रहेगा ना जी। बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हम लोग नीचे चले गए 2-3-4 किलोमीटर अंदर, तो बहुत ज्यादा जो वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर लगेगा, और हो सकता है कि हम लोग वहां पे डेथ हो जाए। तो उसको बचाएगा कौन, प्रोटेक्टिव सूट। ये सूट हम लोग को बचाएगा। ओके, अगला बोल रहा स्लीपर्स आर लेट डाउन इन द रेलवेज। स्लीपर्स हम लोग देख, स्लीपर्स मतलब होता है, देखो रेल ट्रैक देखा है ना, जब रेल का ट्रैक ये देखा होगा तो यहाँ ये रेल का ट्रैक है, तो इसके बीच में तुम देखता होगा यहाँ पे क्या है कि इसके बीच में तुम्हारा इस फॉर्म में एक है ना, इसको बोलते हैं स्लीपर्स। एक कंक्रीट का भी आता है इस फॉर्म है ना। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये जो हमारा ये इसको बोलते हैं स्लीपर्स। क्या बोलते हैं, स्लीपर्स। ऐसा क्यों है कि हम लोग क्यों डालते हैं, ऐसे भी तो बिछा के डाल सकते थे। ऐसा इसलिए डालते हैं ना बच्चों, और ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए। मान लेते ये इसके ऊपर है, यहाँ इसके ऊपर टायर था हमारा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम स्लीपर्स नहीं डालते एग्जाम्पल के लिए, तो ये हमारा किसका टायर है जी, रेलवे का टायर है। तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है हमारा इस स्लीपर्स के साथ कितना कम, बहुत कम है। एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द स्लीपर्स, ये जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो बहुत कम है। क्यों कम है, देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मात्र इसी पॉइंट पे कांटेक्ट है, देखिए। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बाय एरिया।
मीन्स क्या हो रहा है बच्चों, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा बहुत कम है, बहुत कम है ना, मीन्स बहुत कम कर दे रहे इसके ऊपर, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स प्रेशर किसके वजह से, वेट मीन्स फोर्स, मीन्स जो हमारा रेल गाड़ी का डब्बा होता है उसका वेट तो बहुत ज्यादा है, और मीन्स फोर्स जो इसको थर्स्ट भी बोलते हैं, थर्स्ट दैट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, तो मीन्स फोर्स भी ज्यादा हो जा रहा है, एट द सेम टाइम एरिया भी बहुत कम हो रहा है, तो ओवरऑल जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पता चला कि जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो मट्टी के अंदर धंस जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक इंजीनियर का दिमाग लगाएंगे ना जी, इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे स्किल, यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर टायर डालेंगे। अब क्या हो रहा है कि इसका एरिया बढ़ गया, यहाँ पे देखिए बढ़ गया। जब एरिया हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ पे एरिया हमारा बढ़ गया तो ऑटोमेटिक हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर अगर घट जाएगा किसी से ऊपर तो हमारा नीचे धंसेगा क्या, नहीं धंसेगा, क्योंकि हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया है। पर इन द फर्स्ट केस हमारा क्या होता, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा था, तो हो सकता था ट्रेन जा रहा है अचानक से नीचे चला गया जमीन के अंदर, पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्लीपर्स हम लोग का इससे लोग जो जाते हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं उसका जान भी बच रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, प्रेशर ये जो हमारा रेलवे ट्रैक पे वो हमारा डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हमारा आराम से हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। देखिए अपथ्रस्ट का यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक, तो अभी ये जस्ट फॉर्मूला, अपथ्रस्ट क्या होता है, बाइंड फोर्स होता है। क्या होता है बच्चों, बाइंड फोर्स होता है। और ये बोलता है V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग ड्राइव करेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपथ्रस्ट। देखिए अगर मान लो मैक्सिमम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अगर पानी के अंदर है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपथ्रस्ट बाइंड फोर्स देगा, पहला कंडीशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मींस लार्जर द वॉल्यूम लार्जर द अपथ्रस्ट, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर मान लेते डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फॉर दिस केस ऑल्सो हमारा जो बाइंड फोर्स अपथ्रस्ट निकलेगा वो भी बहुत ज्यादा निकलेगा। और लास्ट थर्ड पॉइंट जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जहां ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स भी हमारा बहुत ज्यादा लगेगा। मींस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर एबल टू ड्राइव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। व्हेन स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट कितना दिया बच्चों, दैट इज 0.01। मींस एलसी का वैल्यू दे दिया, लिस्ट काउंट इज हाउ मच गिवन, 0.01 mm। ये आपका लिस्ट काउंट है। बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ वायर हम लोग निकालने वाले हैं। एंड द रीडिंग ऑफ स्लीव, स्लीव मींस होता है मेन स्केल रीडिंग। क्या होता है बच्चों, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 1 mm। कितना दिया बच्चों, 1 mm दिया हुआ है। फिर दूसरा बोल रहा है कि द थिम्बल, ये जो थिम्बल है इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन। मींस यहाँ पे बात हो रही है सिंपल से, जो हमारा सर्कुलर हेड होगा इट इज गोइंग टू कोइंसाइड विद द मेन स्केल। वो कितना डिवाइड कर रहा है, 27 कर रहा है। मींस यहाँ पे हमारा वर्नियर स्केल जो डिवीजन है जो कोइंसाइड्स, वो कितना पे कर रहा है बच्चों, 27 पे कर रहा है, ठीक है। और 27 पे कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे ना। वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू होता है 27 इंटू एलसी कर देंगे ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच कम, दैट इज 0.01 इंटू 27 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.27 और ये हमारा mm में आएगा। अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर निकालना आपको। मीन्स यहाँ पे आप डाया निकालिए, डायमीटर ऑफ वायर। तो डायमीटर ऑफ वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात होगी, मेन स्केल रीडिंग लिखिएगा प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग लिखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हमारा है, 1 mm आया था, और प्लस कर देंगे 0.27 mm। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.27 mm आएगा। अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे बच्चों तो ये हमारा ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0. कितना होगा बताइए, 127 mm सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द, अगर जीरो एरर, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, क्या है बच्चों, पॉजिटिव जीरो एरर, तो आपको करेक्ट रीडिंग निकालना। क्या निकाला, करेक्ट रीडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू हमारा जो रीडिंग आया था हमारा यहाँ पे, ठीक है, कितना आया था 1.27 mm
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे कितना, इतना सेंटीमीटर घटाने वाले हैं। तो आप इसको सिंपल से कर लीजिए ना, डेट इज 0.127 सेंटीमीटर हो गया था, माइनस कर दिए डेट इज 0.005 सेंटीमीटर। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.122 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट रीडिंग, ये आपका करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। मीन्स करेक्ट रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पॉजिटिव जीरो है, माइनस पॉजिटिव जीरो है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसका हम लोग यहाँ पे हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बुलेट ऑफ मास दैट इज 550 ग्राम, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे मास जो हमारा दिया हुआ कितना दिया, 50 ग्राम दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हमारा दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों दिया हुआ, क्या कि यहाँ पे हमारा रेस्ट पे आ जा रहा है। आफ्टर पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे s का वैल्यू भी हमारा यहाँ पे दे दिया है, s इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इनिशियल इक्वल टू होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना बच्चे यहाँ पे मास दिया हमारा दैट इज 50 ग्राम, 50 ग्राम डिवाइडेड बाई इसको 1000 कर देंगे ना, वाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू केजी। अब इसको गुना कर देंगे वेलोसिटी से, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 100। ओके, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी दिया हुआ ना 100। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते 1 0 1 0, 3 0 ऊपर से 3 0 नीचे से, तो हमारा आंसर है 5। ये हो जाएगा मास दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू, पहला आंसर निकल गया। दूसरा निकालना है कि फाइंड द फाइनल मोमेंटम, मींस पी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना 0 है जी, तो 0 हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है रिटार्डेशन निकालना, रिटार्डेशन दैट इज कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक। रिटार्डेशन निकालने का सिंपल सा तरीका क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो डाटा आपका दिया हुआ है उस डाटा को यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या करता है। थर्ड लॉ सिंपल से बोलता है कि दैट इज वी स्क्वायर, क्या बोलता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पे v का वैल्यू कितना 0 होगा, क्यों देख लीजिए 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और इनिशियल वेलोसिटी कितना देते हैं 100, द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है। सेंटीमीटर कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को सिंपल सा 100 से डिवाइड करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू 2a। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2a हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, तो 4/100 हो जाएगा ना, 4/100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 इंटू 100। ओके, दिस इज द कंडीशन। नाउ देखिए बच्चे a इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा इंटू 4। तो यहाँ 25 से हम लोग गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा डेट इज 2.5 नेगेटिव में इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, रिटार्डेशन निकल गया। रिटार्डेशन क्यों निकला, क्या कि यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट द रिटार्डेशन। लास्ट निकालने बोल रहा है व्हाट इज द रेसिस्टिव फोर्स, व्हाट इज द रेसिस्टिव फोर्स। तो रिटार्डेशन निकल गया तो हम लोग रेसिस्टिव फोर्स निकालेंगे। देखिए रेसिस्टिव फोर्स निकालने मतलब फोर्स निकालने वाला, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका कितना दिया 50 ग्राम दिया, उसको कन्वर्ट कर दिए, किस में कन्वर्ट करिएगा जी, किलोग्राम में। और कितना आया था हमारा यहाँ पे, डेट इज 25 इंटू 100 इंटू 100, ये आप गुना कर दीजिएगा। तो 1 2 3 4, 3 यहाँ पे नीचे, तो 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, डेट इज 125 हो जाएगा। और ये 0 0 हो जाएगा। तो दिस इज द न्यूटन। तो इतना हमारा रेसिस्टिव फोर्स होगा, इतना हमारा रेसिस्टिव फोर्स हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा सेशन था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम लोग यहाँ पे किए। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे, ये जो पेपर हमारा डिस्कशन पेपर था बच्चों, ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आ रहे हैं बच्चों उसके लिए भी, और साथ में खास करके ये जो लेसन था हमारा क्लास 9 और क्लास 10 ICSE बोर्ड, साथ में CBSE बोर्ड, साथ में CBSE बोर्ड से भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए हम चाह रहे थे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। बाकी बच्चों सेशन को पूरा कंप्लीट देखने के लिए शुक्रिया। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।